फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाने की टीकरी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने घर में लगाई फांसी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र के बिलासपुर गांव में 6 साल के बच्चे को कुत्ते ने नोच नोच कर मारा। पूरे गांव में पसरा मातम। प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद। स्कूटी सवार युवक ने महिला की चैन स्नैचिंग करी। स्नैचिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। के मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। यहां पर जानी तमाम अमेठी में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं की करी जांच पड़ताल और दिए दिशा निर्देश भी। रामपुर के मंडल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 1 साल और बढ़ा। कार्यकाल बढ़ने पर समर्थकों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। 15 फरवरी 2024 तक यूपी में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे आंजनेय। प्रदेश सरकार और एएसआई ने आगरा किले में शिवाजी महाराज की जयंती समारोह की दी अनुमति। करीबन 3 घंटे का होगा जयंती कार्यक्रम। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री लेंगे हिस्सा। प्रयागराज में जनता टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर। रंगदारी मांगने के मामले में माफियाती के साड़ू समेत 3 पर हुआ मामला दर्ज। देवरिया में नियम कानून का दबंगों पर कोई प्रभाव नजर नहीं आता। आधा दर्जन दबंगों ने एक गल्ला व्यवसायी को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। मामले में अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई है। बांदा में ट्रक ने मारी बाइक को जोरदार टक्कर। बाइक ने सवार एक युवक की मौत। हादसे में 2 लोग हुए घायल। एक घायल महोबा जिला के कबरे इलाके के रहने वाला बताया जा रहा है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर तौर पर हुआ घायल। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। उन्नाव में बड़ी चोरी की वारदात से फैली सनसनी। घर से 1.5 लाख की नकदी समेत लाखों के जेवरात भी चोरी। रात में 2 चोरों को घर से निकलते देखा गया। गृह स्वामी ने कोतवाली में दी तहरीर। घटना की सघन जांच में जुटी हुई है स्थानीय पुलिस। बाजपुर में भूमि प्रकरण मामले को लेकर किसान नेता और भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक ने किया अनशन शुरू। भगत सिंह चौक पर हो रहा है अनशन। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में सिपाही ने युवक को पीटा। प्रेमिका के साथ रंगरलियां मना रहा था सिपाही। युवक के विरोध करने पर सिपाही ने दिखाया गुंडागर्दी का अंजाम और इस दौरान उसने जमकर दिखाई दबंगई। बदायूं में पुलिस ने लापता चल रहे युवक का शव किया बरामद। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर ही सुपारी लेकर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। परिजनों ने 18 फरवरी को थाने में दी थी तहरीर। बसपा सांसद दानिश अली का लगातार अमरोहा में हो रहा है विरोध। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने सांसद दानिश अली का फूका पुतला। नाथूराम गोडसे के समर्थन में उतरे भाजपा के कार्यकर्ता। सांसद दानिश अली के फोटो पर कालिक पोतकर जलाया गया पुतला। भदोही में जनता टीवी का बड़ा असर। 48 घंटे के अंदर उखड़ने वाली सड़क बनकर दोबारा तैयार हो गई है। खबर दिखाने के बाद संबंधित अधिकारियों ने लिया संज्ञान। ग्रामीणों ने जनता टीवी का किया धन्यवाद। कासगंज में सोरो कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग लगने से दूसरी मंजिल में 3 लोग फंसे होने की सूचना। स्थानीय जनता और पुलिस ने आग में फंसे लोगों को निकाला सकुशल बाहर। रामपुर के मिलक क्षेत्र में विकलांग शिक्षक के जज्बे को सलाम कर रहे हैं लोग। विकलांग शिक्षक हरपाल ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी बनाया स्कूल। हरपाल के पढ़े हुए बच्चे बड़ी बड़ी नामी कंपनियों में कर रहे हैं काम।
आरटीओ विभाग बनाएगा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क। विभाग की तरफ से कवायद हुई तेज। चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के जरिए बच्चों को ट्रैफिक नियमों के सिखाए जाएंगे गुर। बच्चों में ट्रैफिक रूल के प्रति बढ़ाई जाएगी जागरूकता। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति से ब्राह्मण संगठन के नेता का विवाद गरमाया। बीजेपी नेता कृष्णा गौतम ने ब्राह्मण संगठन के नेता दुर्गेश मणि त्रिपाठी समेत 3 लोगों पर कराई एफआईआर दर्ज। SC/ST एक्ट के तहत कोतवाली अकबरपुर में दर्ज हुआ है केस। सांसद के इशारे पर अभद्र टिप्पणी करने का लगा है आरोप। आगरा में स्टार मार्केटिंग के ऑफिस पर फ्लैट मालिकों का विरोध प्रदर्शन। कंपनी के मैनेजर अनमोल जैन ऑफिस बंद करके भाग निकले। फ्लैट मालिकों ने कहा प्रशासन नहीं करता कोई कार्रवाई। स्थानीय सुविधाओं के नाम पर मार्केटिंग कंपनी और बिल्डर ने लोगों को ठगा है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको देंगे। कल से शुरू होगा यूपी का बजट सत्र। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। बजट सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दे उठाए गए हैं। बैठक में सदन चलाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। 22 फरवरी को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। सपा, कांग्रेस और बसपा विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक थी जिसमें सपा, बसपा और कांग्रेस के विधायक भी शामिल हुए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कल से बजट सत्र आहूत होगा। उसके पहले सर्वदलीय बैठक में सभी का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। हर दल इस बैठक में मौजूद था। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? कल से बजट सत्र का आगाज होना है। विपक्ष के पास जो है कहीं ना कहीं मुद्दों की भरमार है और ऐसे में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी होगी। देखिए पूजा, आज बैठकों का दौर जारी है। सुबह से सबसे पहले जो बैठक थी कार्यमंत्रणा की बैठक हुई। उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सभी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता शामिल हुए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज इस बैठक में नहीं शामिल हुए थे। उनके जगह पे मनोज पांडे इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के बाद अभी समाजवादी पार्टी में एक बैठक चल रही। सभी विधायकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बुलाया है और क्या क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से सरकार को घेरना है, क्या वो कानपुर देहात का मुद्दा रहेगा इसमें या फिर कानून व्यवस्था के साथ साथ क्या रामचरितमानस को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में एक राजनीति चल रही, क्या वो भी मुद्दा रहेगा। इन सब तमाम चीजों को लेकर विपक्ष एक पुरजोर तरीके की कोशिश करेगी कि सरकार को घेरने को लेकर के। लेकिन वही तरफ दूसरी तरफ अभी 5:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और उनके सहयोगी विधायक लोक भवन में 5:30 बजे बैठक होगी। वो पूरी चूंकि विधानसभा में किस तरीके से बात करनी है या विपक्ष को कैसे डिफ्यूज करना है, विपक्ष को किससे जवाब देना है, इन सब चीजों को लेकर 5:30 बजे बैठक सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर रहेंगे और बजट को लेकर के साथ साथ विधानसभा सत्र किस तरीके से चलना है, क्या कुछ किसकी रूपरेखा होगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या कुछ वहां पर सीखेंगे, ये सब चीजों को लेकर 5:30 बजे विस्तार रूप से इस पे बैठक होगी लोक भवन में। लेकिन इतना जरूर है पूजा कि इस बार जो बजट सत्र है काफी हंगामे वाला होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो मुद्दा लेकर है वो समाजवादी पार्टी की जाति जनगणना को लेकर इस वक्त काफी जोर दे रही है। और इस वक्त उनको जो उनके लोग हैं वो भी अखिलेश यादव कह चुके हैं कि जाति जनगणना खुद उनके पार्टी के लोग करेंगे। तो विधानसभा का एक बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा। दूसरा, कानपुर देहात में आपने देखा कि किस तरीके से अभी माँ बेटी वहां पर जल के राख हो गई, बुलडोजर वहां पर गिराने गया था, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। तीसरा, किसानों और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा में गूंजने वाले हैं। लेकिन विपक्ष पूरी तैयारी से है कि इस बार चूंकि बजट सत्र है काफी लंबा चलने वाला है। 20 फरवरी से प्रकाश चाहूंगी स्टार्ट होगा और 2 चीजों पर प्रकाश चाहूंगी। पहला बिंदु, आप कह रहे हैं सपा का जातीय जनगणना का मुद्दा है जिसको वो पुरजोर तरीके से सदन के अंदर, सदन के पटल पर उठाएगी। दूसरा मुद्दा ये हो सकता है मेरे ख्याल में कि देखिए अभी कुछ दिनों पहले 120 वर्ष पूरे हुए हैं चीनी उद्योग को
और गन्ना किसानों का बहुत बड़ा अमाउंट उत्तर प्रदेश के अंदर एक पार्ट है जिसको सरकार ने दे किया है, और एक पार्ट है जो बहुत हद तक अभी बकाया भी है, जिसको लेकर लगातार किसान आंदोलनरत हैं। मुजफ्फरनगर समेत जो तमाम बेल्ट है वहां पर अभी भी आंदोलन चल रहा है। क्या उसको लेकर के आरएलडी के विधायक, सपा के विधायक एक्शन मोड में नजर आ सकते हैं? ये मेरा सवाल है पहला आपसे। और दूसरा, जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से अभियान का आगाज 25 तारीख से होने वाला है, उसके पहले क्या सदन के अंदर भी इसकी गूंज हमें नजर आएगी, सुनाई देगी? देखिए पूजा, जातीय जनगणना को लेकर हमेशा विपक्ष की मांग रही है कि उत्तर प्रदेश में किन किन जातियों की कितनी भागीदारी है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो 2024 का चुनाव है मुझे लगता है ओबीसी पर होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा करना या फिर रामचरितमानस का मुद्दा उठाना, या फिर 2022 में आपने देखा एक विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी एक बड़ा विपक्ष तैयार हुआ है, तो निश्चित रूप से जो ओबीसी का वोट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 80 में से 80 सीटों का, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपनी जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं, तमाम जो मुद्दों को लेकर के आ गए हैं। तो यही वजह है कि उनकी जातीय जनगणना की मांग है कि उनके लोग कितने हैं, कितनी उनकी भागीदारी है, ये सबके सामने आनी चाहिए। दूसरी बात आपने किसानों की उठाई, किसानों को एक बहुत बड़ा मुद्दा पूजा है, क्योंकि आजादी के बाद किसानों की समस्याएं अभी तक पूरी नहीं हुई। हालांकि बीजेपी सरकार में वादा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय भी है, सरकार ने कोशिश भी की है, लेकिन इतनी जल्दी मुझे लगता सरकारें बनती और बिगड़ गई, तमाम सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसान का एक मुद्दा एक बहुत बड़ा है, वो अभी तक हल नहीं हुआ है। मुझे लगता आगे और भी चलेगा। सरकारें प्रयास कर रही हैं, इस सदन में भी इसकी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे कि गन्ना मूल्य समर्थन मूल्य इस बार भी नहीं बढ़ाया गया है। किसान जो पूर्वांचल पश्चिम से लगा के, चाहे लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, वहां के किसानों की समस्याएं हैं, तो विपक्ष एक बार फिर से किसानों की समस्याओं को लेकर विधानसभा में सवाल उठाने वाली है, और हंगामादार भी मुझे लगता है इस बार विधानसभा सत्र होगा। लेकिन उससे बाद अगर देखा जाए कि बजट कितना होगा, किसको कितनी भागीदारी होगी, स्वास्थ्य विभाग को कितना मिलेगा, हालांकि सरकार ने पहले 20 जो फरवरी तक सभी विभागों को निर्देश दिया था कि जो पुराना बजट है वो खर्च कर दिया जाए और उसका हिसाब दिया जाए, ताकि विपक्ष इस बार पर सवाल न उठाने पावे कि पिछला जो बजट खर्च नहीं हो पाया और दूसरा बजट आ गया, कि पिछले बार जो बजटों में शिकायत मिलती थी, तो इसका भी इस बार सरकार ने ध्यान रखा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बजट में किस तरीके से क्या मुद्दे होंगे, क्या विपक्ष इस पे सरकार को कैसे घेरेगा, और फिर सरकार के जो विधायक हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होगी, संसदीय कार्य मंत्री किस तरीके से उस पर बात रखेंगे, और पहले दिन जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण होगा उस पर विपक्ष का क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे दिन जो विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य इस दुनिया में नहीं रहे उसको लेकर कंडोलेंस होगा, और 22 तारीख को सबसे बड़ा यानी महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन बजट पटल पर रखा जाएगा। बजट पटल पर रखने से पहले कैबिनेट बैठक होगी, कैबिनेट बैठक में वो बजट पास किया जाएगा, बजट पास करने के बाद फिर पटल पर आता है, ये प्रक्रिया है। अब देखने वाली बात पूजा होगी उस दिन किस तरीके से बजट पे रखा जाएगा, उसके पहले कैबिनेट होगी, विपक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं होगी, विपक्ष किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। वाकई इस बार दिलचस्प एक बजट विधानसभा सत्र होने वाला है। फिलहाल जब कल से स्टार्ट होगा तब इसकी सूरत और दिशा समझ में आएगी कि क्या कुछ इस बजट सत्र में है और विपक्ष की क्या मांगे हैं, सरकार किस किन किन मुद्दों को इस पे उठाएगी, और आगामी बजट में 2022 में जानकारी साझा करने के लिए तो 22 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, जिससे तमाम प्रदेश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं और विपक्ष को भी उम्मीदें हैं कि उसे हंगामा करने का पूरा मौका मिलेगा। विपक्ष को तो हंगामा करने का मौका मिल रहा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। संपूर्ण देशवासियों से ये अपील करता हूं कि अपनी जितनी भी यात्राएं हैं उन यात्रा में जो कुल धनराशि खर्च होती है उस धनराशि का 5% धनराशि लोकल के जहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के स्थानीय उत्पादों को खरीदें। निश्चित रूप से ऐसा करने से वो लोकल स्थानीय उत्पाद बनाने वाले जो लोग हैं उन सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और आजीविका भी बढ़ेगी और भारत की आर्थिकी भी बढ़ेगी, दोनों ही एक साथ बढ़ेंगी। इसलिए हमने उत्तराखंड में ये अभियान प्रारंभ किया है और सभी से अपील भी करेंगे। इस बार 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और उसके लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ये शब्द थे उनको कोट करके उनको प्रचार में भी शामिल किया है और लोगों से अपील भी की।
सर, नेपाल और भारत के बीच में जो दूरी है उसको कम करने के लिए 2 खास ब्रिज बनाए गए हैं। किस तरह से देखिए दोनों देशों को सहूलियत मिलेगी? नेपाल और भारत के बीच में बनबसा से लेकर धारचूला तक पहले एकमात्र ब्रिज हुआ करता था। अब नए एक ब्रिज का मैंने अभी शिलान्यास किया पिछले कुछ दिनों पहले, और वो लगातार प्रगति पर है, लगातार तेज़ी से निर्माण कार्य हो रहा है। और इन पुलों के बन जाने से, चूँकि नेपाल और भारत का परस्पर रोटी बेटी का संबंध है, परस्पर एक जैसी संस्कृति है, आना जाना है और सदियों का संबंध है, पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रहन सहन भी एक जैसा है। और नेपाल भारत में सामान्य रूप से सीमांत के क्षेत्रों में शादी विवाह भी परस्पर नेपाल भारत के लोगों के बीच में होते हैं। इन पुलों के बन जाने से निश्चित रूप से दोनों में और ज़्यादा एकजुटता होगी और ज़्यादा प्रेम भाव बढ़ेगा, दोनों देशों में सौहार्दपूर्ण संबंध बढ़ेंगे। सर, कुछ शहरों को बचाने की कवायद सरकार कर रही है, कुछ नए शहरों को बसाने की भी कवायद सरकार शुरू कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ की स्थिति अलग है, और हिमालयन क्षेत्रों में तो हमने चूँकि पिछली घटनाओं से कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भविष्य के लिए एक जो रणनीति तैयार होनी चाहिए, जो एक प्रकार की कार्य पद्धति तैयार होनी चाहिए, उसमें उन सभी शहरों में जो हमारे हिमालयन क्षेत्रों में बसे हुए हैं, जहाँ की बसावट ज़्यादा हो गई है, उन सभी का एक तरह से जो वेयरिंग कैपेसिटी है उसका आकलन हम लोग करेंगे। और भारत सरकार ने भी कहा है उन सभी का, चूँकि वेयरिंग कैपेसिटी का वो लगाया जाए, और उसके बाद अगर वहाँ पर ज़्यादा हो गई है तो उसको रोका जाए। और जो नए शहर बसाने का है, चूँकि जिस प्रकार से आज तेज़ी से हमारी सब चीज़ें बढ़ी हैं, ऐसे में अच्छे शहर बने। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो हमारे यहाँ पर फ्लेक्सी स्कीम के अंतर्गत जो हम लोगों की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भी उनका है कि उनकी तरफ से कि 5 सालों में 5 नए शहर बनाए जाएं। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। सर, उत्तराखंड के तर्ज पर आप देखिए गुजरात में भी नकल विरोधी कानून लाने को लेकर बिल पेश हुआ है। उत्तराखंड के अंदर हो या देश के अंदर, ये समस्या बहुत गंभीर समस्या रही है और सभी राज्य इसके लिए चिंतित हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून बना दिया है, और इसके बनने से पूरी तरह से जिस प्रकार का ये सख्त कानून है, आने वाले समय में अब इस प्रकार की समस्या, पेपर लीक होना, नकल होना, पेन ड्राइव पर नकल करना, ये सब काम रुकेंगे। और उत्तराखंड ने बनाया है, धीरे धीरे सभी राज्य इसको बना रहे हैं। धन्यवाद। वही सर, एक आखिरी सवाल है। देखिए, जिस तरह से आप लोग काम तो कर ही रहे हैं, सरकारी नौकरियों में भर्तियों को तेजी लाने के लिए आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? इस पर हमने अपने यहाँ पर हमारी एसीएस हैं श्री राधा रतूड़ी जी के उस पर जो है 15 दिनों में इसकी समीक्षा रखी है, और मैं भी इसकी स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ कि लगातार हम इसकी समीक्षा करें। और आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिए हैं, सारी भर्ती जितनी भी होनी है, जो रिक्तियाँ हैं वो सब समय पर होंगी, उसका कैलेंडर जारी हो गया है। सभी युवाओं से, सभी नौजवानों से, प्रतिभागी, परीक्षाओं में भाग लेने वाले भाई बहनों से मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सब लोग जो है अब अपनी पढ़ाई में लगें, अपनी तैयारियां करें। सभी जो भर्तियां हैं निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी और नकल विहीन होंगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने नेपाल और भारत के संबंध से लेकर के लोकल फॉर वोकल, जोशीमठ समेत तमाम अन्य शहरों की बसावट को लेकर के भी बोलते हुए नजर आए हैं। नकल विरोधी कानून पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है कि किस तरीके से उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी अब नकल विरोधी कानून की जयकार भी हो रही है, हुंकार भी सुनाई दे रही है, और अगली आहट गुजरात में इसकी धमक सुनाई देगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी। विधायी डिजिटल वेदिका का शुभारंभ हो चुका है। विधानसभा में सीएम योगी ने शुभारंभ किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने सतीश महाना को बधाई दी है। डिजिटल गैलरी में विधायी इतिहास, तो अब डिजिटल गैलरी में भी विधायी इतिहास मिल सकेगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधान भवन में विधानमंडल के इतिहास को लेकर के
डिजिटल गैलरी का भी उद्घाटन हुआ है। ये देश के और दुनिया के सबसे बड़े राज्य विधानमंडल दल होने के नाते और सबसे बड़ा विधानमंडल होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास के बारे में 1887 से लेकर के अब तक कब कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, अनेक उतार चढ़ाव देख करके आज देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े विधानमंडल के रूप में जो गौरव प्राप्त हुआ है वह इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बताएंगे। बड़ी खबर अहम जानकारी सामने आ रही है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम को करीबन 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। कल हालांकि कई केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हुई थी पुष्कर सिंह धामी की। इस दौरान उन्होंने खनन और वन अधिनियम को लेकर के बातचीत करी थी, उसको एक्सटेंड करने की और नवीनीकरण करने की भी बातचीत चल रही थी। ग्राम जीरो का रुख करेंगे। नवीन शुक्ला जुड़े हुए हमारे साथ में देहरादून से लाइव। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से क्या लेकर वापस लौटने वाले हैं? क्योंकि कल उनकी केंद्रीय मंत्री से जब मुलाकात शाम के समय हुई थी तो इस मुलाकात में वन अधिनियम का जिक्र हुआ था, खनन का भी जिक्र हुआ था कि किस तरीके से राजस्व का नुकसान प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। गौला नदी हो गई और भी नदियां हो गई जिसमें खनन ना हो पाने की वजह से राज्य को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और उसमें एक्सटेंशन की मांग लगातार राज्य कर रहा है। जी पूजा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाई जाती है कि कोई बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए मिलने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी, जो वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, उनसे मुलाकात की थी और जो उत्तराखंड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने की बात की, चाहे खनन की बात की जाए या फिर अन्य चीजों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाई जाती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर दिल्ली जा रहे हैं तो कुछ उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात हो सकती है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो राज्य में अभी राज्य मंत्री के कई सारे पद खाली हैं, उसको भरने की भी जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि यह मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह पद भी भरे जाएंगे और ऐसी तमाम सारी विषयों पर भी चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं जो मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये जो दिल्ली दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई सारी सौगातें उत्तराखंड को मिल सकती हैं और हो सकता है कि जो अभी तक जो राज्य मंत्री के पद खाली हैं जो उनको भी भरने की बात हो सकती है, क्योंकि होली आ रही तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात दिल्ली से जरूर मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सहित आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि किस तरीके से इतिहास रचा गया है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली का दौरा करने वाले हैं और जब भी दिल्ली जाते हैं तो वहां से तोहफा राज्य के लिए लेकर के आते हैं। तो होली से पहले हो सकता है कि राज्य के लिए खुशखबरी सामने आ जाए। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।